बच्चों, इस वीडियो में हम गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल में इस मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो याज्ञवल्क्य ऋषि है उनका जो संकलन है वो उनकी जो स्मृति है वो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी है। इसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य, शास्त्रों आदि पक्षों का उल्लेख है। नारद स्मृति में व्यवहार और न्यायिक विचार, बृहस्पति ने दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया। नारद स्मृति में व्यवहार और न्यायिक विचार के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। व्यवहार और न्यायिक विचार के बारे में नारद स्मृति में लिखा हुआ है। बृहस्पति और दीवानी व फौजदारी, बृहस्पति ने दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों के बारे में लिखा है। कात्यायन जो मुनि है, कात्यायन ऋषि ने कानून के 4 अंग बताए हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। तो कात्यायन ऋषि ने कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज प्रशासन बताया। प्राचीन भारत में ये गुप्तों की साहित्यों में महत्वपूर्ण देन रही है। तो ध्यान रखना आप, कात्यायन ऋषि ने कानून के कितने 4 अंग बताए, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। ठीक है, उसके अलावा याज्ञवल्क्य ऋषि ने व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी बताया है स्मृति को। उसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य, शास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख इन्होंने दिया। फिर इसके बाद आता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी। अगर आपने कक्षा 7 में अध्ययन किया है तो वहाँ पर भी आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने को मिला होगा, लेकिन अभी आप 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग इसे सुनेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम, क्वेश्चन यही है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने कराया। आपने पढ़ा था कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा है ये कुमार गुप्त प्रथम, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। गुप्त एवं पूर्व मध्य काल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा पर थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे, जिनका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। ठीक है, एग्जाम होता था यहाँ प्रवेश लेने के लिए। शिक्षकों और छात्रों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी पढ़ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र थे। प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या थे, यहाँ पर धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उसके अलावा शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो आप ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या है? शीलभद्र। इसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गुप्त काल में किस प्रकार विकास हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ। आर्यभट्ट का गणित और ज्योतिष में विशेष स्थान था। आप जानते ही हैं, जीरो का आविष्कार करने वाले आपके आर्यभट्ट है, और इन्होंने अपनी नाम से ही पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टियम, जिन्होंने 10 गीतिक सूत्र, आर्यभट्ट का ग्रंथ है 10 गीतिक सूत्र, आर्याष्ट शतक ग्रंथों की रचना आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी गोल है और उसकी घुर्री पर घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन आर्यभट्ट ने किया। पृथ्वी गोल है, इन्होंने बताया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम जो है, उन्होंने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट के ग्रंथों में 10 गीतक ग्रंथ सूत्र और आर्याष्टी शतक पर टीका लिखी है आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर ने भारतीय और यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक और पोलिश का सिद्धांत प्रतिपादन किया। वराहमिहिर के ग्रंथों के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वराहमिहिर ने बच्चों पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा। वृहत संहिता, वराहमिहिर के नाम से ही वृहत संहिता, वृहत जातक आदि ग्रंथों की रचना वराहमिहिर ने की है, इसके नाम पर ये दोनों। उन्होंने वर्गमूल, घनमूल निकालने की पद्धति, खगोल विज्ञान की रचना, ये सब इन्होंने किए हैं वराहमिहिर ने। वर्गमूल और घनमूल जो आप पढ़ते हैं गणित में, उसका निर्माण भी वराहमिहिर ने किया है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गणित और ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत का नाम आप याद रख लेना, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक, ये 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक ग्रंथ,
का प्रतिपादन किया। औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष गुप्त काल में हुआ है। उसके बाद वाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना वाघभट्ट ने की। ध्यान रखना है आपको, अष्टांग हृदय की रचना किसने करी है? वाघभट्ट ने। और ये अष्टांग हृदय क्या है? ये आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय। ठीक है। उसके बाद धन्वंतरी, आपको पता ही है आयुर्वेद के ज्ञाता है धन्वंतरी। और धन्वंतरी जो है इन्होंने एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और शल्य डॉक्टर हैं। ये नवीनतम आयुर्वेद का ग्रंथ इनका है धन्वंतरी का। इसके समय वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता था। पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे इन्होंने। और पाल काप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जो हाथियों का डॉक्टर था पाल काप्य। इसने हस्तायुर्वेद यानी हाथियों के उपचार पर जो ग्रंथ लिखा। भौतिक और रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बच्चों, नागार्जुन जो थे, नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया। पारद का आविष्कार किया। तकनीक का विशेष ज्ञान श्रेणियों के पास था। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने तथा ढालने की कला उन्नति हुई। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मेहरौली का लोहा स्तंभ। दिल्ली में है दिल्ली में मेहरौली का लोहा स्तंभ है और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है ये। ठीक है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है, सुल्तानगंज बिहार। तो सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। सिक्के, आभूषण, मोहरे भी तकनीकी उपलब्धि की साक्षी है। और इस प्रकार गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो है पैराग्राफ पढ़ा है बच्चों। और उसके बाद जो है आता है आपका आर्थिक जीवन। तो आप ध्यान से सुने, आर्थिक जीवन कैसा रहा है गुप्त काल में। गुप्त काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ है। विस्तृत साम्राज्य और सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्षों, कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, अगर आपसे आर्थिक जीवन के बारे में पूछा जाता है तो आपको कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सभी का वर्णन करना होगा। तो क्योंकि इस समय गुप्त काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ है, उन्नति हुई है। सबसे पहले देखिए कृषि के बारे में पढ़ते हैं। स्मृतियों, बृहत संहिता और अमर कोश जो कि अमर सिंह का है, आदि से गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी स्मृतियों में भी, बृहत संहिता में भी, अमर कोश में, इन सब में गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। हल में लोहे का फाल लगाया जाता था जो कि बीज डालने के वक्त काम आता है। बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और बृहत संहिता पुस्तक जो है वरामिहिर ने लिखी थी और बीजों की गुणवत्ता और धरती की उर्वरक क्षमता को बनाने के लिए तरीकों के बारे में बृहत संहिता में लिखा गया। कृषक वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। ठीक है, करने का प्रयास किया गया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का उसने पुनरुद्धार करवाया और ये कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। सिंचाई के लिए रेहट और घंटी यंत्र जो है उनका प्रयोग किया जाता था। अमर सिंह का ग्रंथ है अमरकोश। तो अमर सिंह के अमरकोश में क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं उपज में। गेहूँ, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर दाना, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि की उस समय उपज होती थी। बृहत संहिता में लिखा हुआ है, वह वरामिहिर ने लिखा है, 3 फसलों का उल्लेख लिखा है इसने वरामिहिर ने। 3 फसलें कौन सी है? एक श्रावण महीने में तैयार होती थी, दूसरी बसंत ऋतु में तैयार होती थी और तीसरी चैत या बैसाख में तैयार होती थी। तो 3 फसलों के बारे में किसने लिखा? बृहत संहिता में वरामिहिर ने लिखा। उसके बाद चीनी यात्री हैंसांग है, उसने कहा है कि पश्चिम उत्तर भारत, जहाँ के अपना राजस्थान है, तो पश्चिम उत्तर भारत में ईख और गेहूँ और मगध और उसके पूर्वी क्षेत्र में चावल की खेती होती थी। तो पश्चिम उत्तर भारत के अंदर जो है वहाँ पर तो ईख और गेहूं की खेती होती है। मगध आपका बिहार में है और पूर्वी क्षेत्र जो आपका असम वाला है वहाँ पर चावल की पैदावार होती थी, पश्चिमी बंगाल वाले इलाके में। तो बिल्कुल सही कहा है इसने, हैंसांग ने। चीनी यात्री है, ये घूमा फिरा और बिहार में इसने पढ़ाई की है।
अमर सिंह का ग्रंथ है, आप ध्यान से रखना, अमर कोश। इसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। क्वेश्चन है आपका, अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि के बारे में बताया। इस प्रचलन में इस समय करीब 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि, 5 प्रकार की भूमि कौन सी मिलती है इस समय? क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि, सिल और अपड़त भूमि, जो कि बेकार और बंजर भूमि है, जोतने योग्य भूमि नहीं है। चरागाह भूमि आप जानते ही हैं, वास्तु भूमि, क्षेत्र भूमि। तो 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख उस समय मिलता है, लेकिन अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख लिखा है। आपको याद रखना है, अमर सिंह ने 12 प्रकार की भूमि के बारे में बात की है। फिर आता है आपका पशुपालन। पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन था। कामंदकीय नीतिसार के अनुसार गोपालन वेश्य का पेशा है, और कामंदकीय नीतिसार के अनुसार गोपालन जो है वो वेश्य का पेशा है। अमर सिंह के अमर कोश में क्या लिखा हुआ है कि पालतू पशु के रूप में गाय के अलावा घोड़े, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया जाता था। गाय के अलावा थे ये सारे। और बैल हल चलाने और सामान ढोने का काम करता था। ये पशुपालन के बारे में अमर सिंह ने अपने अमर कोश में लिखा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उद्योग और शिल्प। गुप्तकालीन उद्योगों और शिल्पों में जहाँ एक और विशेषता का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में धातु शिल्प, वस्तु निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, साथ ही पाषाण शिल्प, हाथी दांत आदि का काम उद्योगों में प्रगति हुई है। आभूषण, हाथी दांत, धातु कर्म, बर्तन, जहाज उद्योग विकसित हुए हैं। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई है। इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण मेहरौली का लोहा स्तंभ है। बार बार आपको सामने ये नाम आ रहा है तो कुछ बात होगी, तो सुनिए। इस समय ये लोहे स्तंभ में लोहे की बात हो रही है। ये जो लोहा स्तंभ है, इतनी शताब्दियों के बाद भी जो है बिना जंग लगे आज भी ऐसा कैसा ही खड़ा है, ऐसा कैसा ही चमक रहा है। आप सोच सकते हैं कि बरसात में लोहा जंग खा जाता है, लेकिन ये लोहा आज भी बिना जंग लगे हुए ऐसा कैसा अक्षत रूप से खड़ा है। कहाँ पर? मेहरौली, दिल्ली में। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है शिल्प कला का अद्भुत प्रमाण है। ये धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति का अद्भुत प्रमाण है। ये इन शताब्दियों के बाद भी बिना जंग लगे ये खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण, तांबे के शिल्प का, ये तो लोहे के शिल्प का था, धातु विज्ञान का, धातु शिल्प का उदाहरण था ये लोहे वाला, तो दिल्ली उस लोहा स्तंभ मेहरौली का। लेकिन ताम्र शिल्प की बात आती है तो आपने पहले भी पढ़ा है, तांबे की एक विशालकाय बुद्ध की मूर्ति मिली है जो सुल्तानगंज कहाँ है मैंने बताया था, बिहार में। तो तांबे की मूर्ति, खड़ी मूर्ति मिली है। इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है ये मूर्ति, इंग्लैंड में रखी हुई है, बर्मिंघम के संग्रहालय में ये मूर्ति रखी है। गुप्तकालीन धातुओं का सर्वोत्तम रूप से इस काल में सिक्कों में देखा जा सकता है। इस काल के ताम्र पत्रों पर लगी हुई मोहरें भी धातु शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। गुप्त काल की सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी, हजारों में, जो विशुद्ध भी है और कलात्मक भी है। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता और कलात्मक सौंदर्य दृष्टि और तकनीकी कौशल का वह ज्वलंत उदाहरण है। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अलावा चांदी, तांबे का भी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त ने करवाया। आप ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के और चांदी के और तांबे के तीनों प्रकार के सिक्के चलाए। कुमारगुप्त ने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए। इन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में, किताबों में दिनार कहा गया है। ठीक है, फायान ने बताया, फायान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और उसने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग किया। गुप्त काल में सर्वाधिक जनता दैनिक जीवन के विनिमय में आदान प्रदान के रूप में या फिर कोडियों के रूप में इन सिक्कों को चलाती थी। यानी लेन देन और जो व्यापार का जरिया था वो ये सिक्के और मुद्राएं ही थी और कोडियाँ थी। ये बात चीनी यात्री फायान ने हमें बताई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वस्त्र। तो वस्त्र का भी देखिए, वस्त्र निर्माण जो है गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग है और आपको पता है अमर सिंह का ही है अमर कोश। तो अमर कोश में क्या लिखा हुआ है
कि गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के लिए बहुत बारीक कपड़ा बनाया जाता था। जो अमीर लोग थे वो बारीक कपड़ा पहनते थे। इसी ग्रंथ में रेशम का कपड़ा भी बनाने की प्रक्रिया विवेचन में थी। भारत के उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था। विदेशी बाजारों में भारतीय वस्त्रों की मांग थी। रेशमी वस्त्र, मलमल, लिनन, ऊनी और सूती वस्त्रों की विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी उन्नत था। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण और रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुलता से प्रयोग किया जाता था। आपकी वराहमिहिर की किताब ग्रंथ बृहत संहिता में लिखा है 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है। 22 प्रकार के रत्नों का। साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि गुप्त काल में काष्ठ शिल्प भी विकसित अवस्था में था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल में गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी मोहरें मिली है। कहाँ पर? इलाहाबाद में भीत नामक स्थल पर हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है।